साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत ईडी के जाल में बुरा फंस चुके हैं। इतना बुरा कि अब कब बाहर निकलेंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि ईडी इस वक्त देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी बनकर उभरी है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को ऐसी शक्तियां दे दी है जिसके बाद ईडी किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, और वो भी बिना कागजी कार्रवाई के। तो संजय राउत ने सालों पहले जो करतूतें की थी वो एक एक करके अब बाहर आ रही है। और फिलहाल तो संजय राउत 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में हैं, जहां ईडी के सवालों का सामना संजय राउत लगातार कर रहे हैं। और अब जो खबरें ऑर्थर रोड जेल से आ रही हैं, वो संजय राउत के लिए और भी कष्टकारी हो सकती हैं, क्योंकि ऑर्थर रोड जेल में संजय राउत के आने की पूरी तैयारियां की जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि राउत जेल में नवाब मलिक के ही पड़ोसी बनेंगे, ये भी डिसाइड हो चुका है। तो कब से ऑर्थर रोड जेल में शिफ्ट किए जाएंगे राउत, और क्यों मलिक के बगल वाली सेल में ही राउत को रखा जाएगा? क्या है ईडी और जेल स्टाफ का प्लान? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो ऑर्थर रोड जेल में अचानक क्यों सरगर्मी मची हुई है, और नवाब मलिक के बगल वाली सेल में ही संजय राउत को क्यों रखा जाना तय हुआ है, ये आपको बताएंगे। मगर पहले समझिए कि आखिर संजय राउत की गिरफ्तारी की असल वजह ईडी ने कोर्ट में क्या बताई है। तो 1039 करोड़ और 79 लाख रुपए के पात्रा चौल पुनर्विकास घोटाले में गिरफ्तार किए जाने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत 4 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कस्टडी में हैं। ईडी की ओर से अदालत में दायर रिमांड एप्लीकेशन में ये दावा किया गया है कि संजय राउत इस घोटाले के यानी कि पात्रा चौल पुनर्विकास घोटाले के एक्टिव कॉन्सिपरेटर थे, यानी कि सबसे ज्यादा एक्टिव साजिशकर्ता थे। ये ईडी ने कोर्ट में दावा किया है। इस घोटाले में पहले से गिरफ्तार प्रवीण राउत को ईडी ने संजय राउत का सबसे करीबी बताया है। और खबर तो ये भी है कि ईडी 4 अगस्त से पहले ही प्रवीण राउत और संजय राउत को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ कर सकती है, जिसमें और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद ईडी की तरफ से जताई जा रही है। ईडी का दावा है कि शिवसेना सांसद संजय राउत के करीबी होने की वजह से प्रवीण राउत को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MHADA से जरूरी मंजूरी भी मिल गई थी। कोर्ट में ईडी ने दावा किया है कि अब तक की जांच से पता चला है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवीण राउत की ओर से अवैध रूप से प्राप्त 112 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ 6 लाख रुपए सीधे संजय राउत और उनके परिवार को दिए गए। ईडी ने कोर्ट में दावा किया है कि ये राशि और भी ज्यादा हो सकती है, यानी कि ये पैसा और भी ज्यादा हो सकता है, जो कि आगे की जांच और पूछताछ में सामने आएगा। ईडी की तरफ से अदालत में दायर रिमांड एप्लीकेशन के मुताबिक प्रवीण राउत ने कई बार संजय राउत के परिवार के देश और विदेश में मनाई छुट्टियों का पूरा खर्चा भी उठाया था, जो कि एक ट्रिप का ही लाखों रुपए में हुआ करता था। हालांकि संजय राउत ने अदालत में इन सभी आरोपों को दरकिनार किया है, मगर ईडी का कहना है कि संजय राउत पात्रा चौल घोटाले के एक्टिव साजिशकर्ता हैं। अब ईडी के इन्हीं दावों के बाद कोर्ट ने फिलहाल राउत को 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेजा है। और अब जो सबसे अहम खबर आ रही है वो ईडी दफ्तर या कोर्ट से नहीं बल्कि ऑर्थर रोड जेल से है। जी हाँ, संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद से ही ऑर्थर जेल में सरगर्मी शुरू हो चुकी है। खबर तो यहाँ तक भी है कि ईडी और जेल स्टाफ की सहमति के बाद संजय राउत के लिए जेल की सबसे स्पेशल सेल भी खुलवाई गई है। और बड़ी बात ये है कि ये सेल ठीक नवाब मलिक के बगल वाली सेल बताई जा रही है। अब इसकी बड़ी वजह भी निकलकर सामने आ रही है। तो सूत्रों की माने तो ये तो तय है कि संजय राउत को ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद जेल में ही रखा जाएगा। ईडी की कस्टडी 4 अगस्त को खत्म हो रही है, और इसके बाद अगर कस्टडी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, दोनों ही कंडीशन में जब भी ईडी की कस्टडी कोर्ट द्वारा खत्म की जाएगी तो इसके बाद राउत को ऑर्थर रोड जेल ही लाया जाएगा, क्योंकि इस आरोप से जूझ रहे नवाब मलिक और अनिल देशमुख भी इसी जेल में बंद हैं, और पूरी संभावना है कि संजय राउत को भी ऑर्थर जेल में ही रखा जाएगा। अब सूत्रों की माने तो इसीलिए ईडी का प्लान है कि संजय राउत को नवाब मलिक के बगल वाली सेल में ही रखा जाए, क्योंकि सामने आया है कि मलिक के बगल वाली सेल में जो आरोपी था
उसे दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और ये सेल खाली हो चुकी है। बस इसकी सफाई करवाई जानी बाकी है। इसीलिए पूरी आशंका है कि संजय राउत को मलिक के बगल वाली सेल में ही रखा जाएगा। फिलहाल नवाब मलिक खुद तो बीमारी के नाम पर अस्पताल में है, मगर ईडी की कोशिश है कि मलिक को भी जल्द से जल्द दोबारा जेल में लाया जाए और राउत को मलिक के बगल वाली सेल में ही रखा जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या ये ईडी का कोई प्लान है? क्या मलिक के बगल में राउत को रखने का कुछ फायदा ईडी को इस केस में हो सकता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या राउत को जेल होनी चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जब गुनाह करते हैं तो समझ में नहीं आता कि एक दिन जेल में इन सारे गुनाहों का हिसाब होगा। चोरी करने वाला चोरी करता है, डकैती करने वाला डकैती डालता है और जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए देश विरोधी गतिविधियां करते हैं उन्हें नहीं पता होता कि एक दिन उन्हें अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। तो नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि मंत्री रहते हुए भी उन्हें जेल में जाना पड़ेगा। अब अनिल देशमुख को 8 महीने से ज्यादा जेल में हो चुके हैं तो मलिक को 5 महीने हो चुके हैं और दोनों जेल से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। दोनों हर दिन जेल से निकलने के लिए एक नई तिकड़म लगा रहे हैं, मगर कोर्ट में ऐसी तिकड़में कैसे बेदम होती है ये देखिए। तो पहले आपको अनिल देशमुख के बारे में बताते हैं, जिन्हें कोर्ट में जज से शायराना अंदाज में डांट भी पड़ गई। तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत नहीं मिल रही है। वसूली कांड में बुरी तरह फंसे देशमुख पिछले साल गिरफ्तार किए गए थे और तब से जेल में ही कैद हैं। कई मौकों पर कोर्ट के सामने उनकी जमानत याचिका आई, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अब एक बार फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने अनिल देशमुख की जमानत की याचिका आई है, मगर इस बार कोर्ट के जज शायराना हो गए और देशमुख के वकील को शायराना अंदाज में डांट भी लगा दी। दरअसल कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनिल देशमुख के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि उन्हें अपने क्लाइंट की रिहाई जल्द चाहिए क्योंकि उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है। वो कभी भी ब्लैकआउट हो जाते हैं। वो जेल में कई दफा बेहोश होकर गिर भी चुके हैं। तो इस बार ईडी के एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर आपने अपनी जमानत याचिका में एक बार भी मेडिकल ग्राउंड का जिक्र क्यों नहीं किया। अब ईडी के वकील के सवाल पर देशमुख के वकील विक्रम चौधरी बुरी तरह फंस गए, क्योंकि वाकई में देशमुख की याचिका में वो सारी बातें है ही नहीं जो कि वकील कोर्ट को बता रहे हैं। अब कोर्ट में देशमुख के वकील की हालत देखकर जस्टिस चौहान की हंसी छूट गई और उन्होंने अपने जवाब में एक शायरी सुना दी। दरअसल इसी बहस के दौरान जस्टिस पृथ्वीराज चौहान को एक शायरी याद आ गई। ये शायरी असल में मुगलों के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के लिए लिखी गई थी। जस्टिस चौहान ने विक्रम चौधरी की तरफ देखते हुए कहा, उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में। कितना है बदनसीब जफर दफ के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कूचा यार में। इसके बाद थोड़ी देर तक तो देशमुख के वकील की बोलती बंद हो गई। बस वो इतना ही बोल पाए कि जमानत के इंतजार में साल निकलता जा रहा है। हालांकि यहाँ पर कोर्ट रूम में देशमुख के वकील की एक नहीं चल पाई। कोर्ट ने बिना किसी फैसले के ही केस की तारीख को 10 अगस्त तक के लिए टाल दिया। यानी अब 10 अगस्त को देशमुख की जमानत पर एक बार फिर से सुनवाई होगी और 10 अगस्त तक तो देशमुख को जेल में रहना ही पड़ेगा।